नमस्कार, न्यूज के खास कार्यक्रम 4 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तरुणा। आज की पहली बड़ी खबर, यूपी में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए कटहरी से सपा प्रत्याशी शोभावती वर्मा ने नामांकन दाखिल किया। दूसरी बड़ी खबर, कैबिनेट बैठक में युवाओं के रोजगार को लेकर बड़ा फैसला किया गया है। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने फैसलों की जानकारी दी। तीसरी बड़ी खबर, भोपाल में प्याज के रेट अक्टूबर में 50 से 60 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं। आने वाले दिनों में प्याज और महंगा होगा। और चौथी बड़ी खबर, बुलंदशहर में जान बचाने के लिए अस्पताल से लाया गया ऑक्सीजन सिलेंडर ही परिवार के लिए काल बन गया है। ऑक्सीजन सिलेंडर फट गया है। तो चलिए शुरू करते हैं 4 बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए कटहरी से सपा प्रत्याशी शोभावती वर्मा ने नामांकन दाखिल किया है। शिवपाल यादव ने कहा, बहराइच दंगा भाजपा ने करवाया है। भाजपा विधायक ने ही भाजपा वालों पर केस करवाया है। सीएम योगी आदित्यनाथ मथुरा पहुंचे। सीएम योगी फरह स्थित परखम में गो ग्राम में प्रवास कर रहे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात करेंगे। भाजपा के पूर्व सांसद ब्रजभूषण सिंह ने कहा, जातिगत जनगणना होगी। जातिगत जनगणना भाजपा ही कराएगी, राहुल गांधी नहीं कराएंगे। समय आने पर ऐसा होगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने महोबा में कहा, गठबंधन चुनाव मिलकर लड़ेगा, भाजपा का सुपड़ा साफ करेंगे। हालांकि सीट शेयरिंग पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। भाजपा ने अभी तक एक भी प्रत्याशी घोषित नहीं की है। माना जा रहा है कि भाजपा आज प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर सकती है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि जल्द हम पार्टी के उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे। इधर अपना दल नेता पल्लवी पटेल ने 3 प्रत्याशियों का ऐलान किया है। ओबीसी के साथ पीडीएम के बैनर तले लड़ रही अपना दल ने कुंद्रकी और मीरापुर सीट एआईएमआईएम को दी है, जबकि मंझगवा सीट प्रगतिशील मानव समाज पार्टी को दी। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से ब्यूरो हेड प्रशांत राव जुड़ गए। प्रशांत, चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है। वहीं जो सपा राष्ट्रीय महासचिव है शिवपाल यादव ने भाजपा पर निशाना साधा और कहा है कि जो बहराइच दंगा है वो उन्हीं ने ही करवाया है। तो इसमें कितनी सत्यता है? बिल्कुल, देखिए, जो बहराइच में दंगा हुआ है उसको लेकर समाजवादी पार्टी के तमाम नेता हैं। स्वयं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी आरोप लगाया है और इसके साथ ही सपा के राष्ट्रीय महासचिव विधायक शिवपाल यादव ने भी आरोप लगाया कि बहराइच में दंगा हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को भेजकर दंगा किया है। जो वीडियो सामने आया उसके तथ्य के आधार पर लगातार समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला बोलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि आगामी चुनाव है, ऐसे में सांप्रदायिक भावनाओं को आहत करते हुए यहाँ हिंदुत्व के मुद्दे को मजबूत करने को लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा यह दंगा हुआ है। और वीडियो से दिख रहा है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित दंगा था। इसके साथ ही यह भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि वहां जिस तरीके से दंगा हो रहा था उसमें पुलिस प्रशासन मौजूद नहीं था। कई घंटे तक वहां पुलिस प्रशासन मौजूद नहीं रहा है। निश्चित तौर से छूट दी गई पार्टी के कार्यकर्ताओं को कि वो इस तरीके के कृत्य करें और वहां 2 संप्रदायों के बीच में आग लगाने की कोशिश की जाए। निश्चित तौर से प्रशासन मौजूद ना होने के कारण यह दंगा हुआ है और इसमें गलती जो है सरकार की है। सरकार के द्वारा यह दंगा सरकार के लोगों के द्वारा हुआ है। इसमें पूर्ण रूप से जो भारतीय जनता पार्टी दोषी है। और अब भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में होने वाले 9 उप विधानसभा चुनाव में सुपड़ा साफ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से 2 धर्मों के बीच में आग लगाना चाहती है, दंगा करवाना चाहती है। और बहराइच में जो हुआ, बहराइच के जो वीडियो सामने निकल कर आ रहे हैं उससे यही प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही दंगा किया है और इसमें पुलिस प्रशासन ने पूरी दंगा करने की छूट दी है। बीजेपी सरकार निष्पक्ष नहीं है और बीजेपी के द्वारा लगातार इस तरीके की सांप्रदायिक कृत्य होते रहते हैं। इस बार के चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। प्रदेश की जनता जान चुकी है कि बीजेपी सांप्रदायिक हिंसा करके लाभ लेना चाहती है। इसके साथ ही दूसरी तरफ अगर देखा जाए चुनावों में कि यहाँ अभी भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी तय नहीं किए हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी तय कर दिए हैं। लेकिन कांग्रेस जो कि इंडिया गठबंधन में शामिल है, कांग्रेस की तरफ से अभी कोई प्रत्याशी तय नहीं हुआ है। ना ही समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में अलायंस की सीटों की यहाँ पर घोषणा है। वहीं पीडीएम
पीडीएम में AIMIM और इसके साथ ही अपना दल कमेरावादी ने अपने 3 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। निश्चित तौर से देखिए उत्तर प्रदेश में जो उप विधानसभा चुनाव 9 सीटों को होने हैं उसको लेकर सरगर्मी तेज हो गई है और बहराइच हिंसा की आग एक बार फिर जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जलाने की कोशिश करेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी के मुखिया भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हो गए हैं। जो वीडियो सामने आए हैं उसको लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया और राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव दोनों हमलावर भारतीय जनता पार्टी पे दिख रहे हैं और यही चुनाव प्रचार में मुद्दा भी बनाया जाएगा कि जो वीडियो के तथ्य हैं उसके आधार पर यह दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही बहराइच में हिंसा को बढ़ावा दिया, हिंसा की, और इसमें पुलिस प्रशासन का जो सहयोग पूरी तरीके से रहा है कि वहां जिस समय ये हिंसा हो रही थी वहां पुलिस प्रशासन मौजूद नहीं था और उसमें एक जो रामगोपाल मिश्रा मृतक है उसकी जान चली गई है। ये सब मुद्दा है जो बहराइच दंगे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के लिए आंच बना हुआ है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह ने कल आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कहीं कोई हिंसा नहीं हुई, लेकिन पूर्व में समाजवादी पार्टी के लोग दंगाइयों को पोषित करते थे, दंगाइयों को सड़ देते थे। दंगाइयों की ही समाजवादी पार्टी की सरकार थी। लगातार कई दंगे हुए, करीब 400 की संख्या उन्होंने बताया कि 400 से ज्यादा की संख्या जो है समाजवादी पार्टी के सरकार में यहाँ पर दंगे हुए थे। निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी कानून पर विश्वास रखती है, इसलिए प्रदेश में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पूरे देश में नाम है और अगर कोई इस तरीके का कृत्य करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जांच चल रही है। बहराइच हिंसा जो है वो अति दुखद है। इसमें जो मृतक रामगोपाल मिश्रा हैं उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहाँ पर सहायता दी है और इसके साथ ही दंगाइयों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की है, जबकि समाजवादी पार्टी दंगाइयों को संरक्षण देती है। जो इस दंगे में शामिल हैं उनको बचाने की कोशिश समाजवादी पार्टी कर रही है, क्योंकि धर्म विशेष के लोग हैं, समाजवादी पार्टी का वोट बैंक है। ऐसे में समाजवादी पार्टी जो है वो गलत मानसिकता से देश विरोधी ताकतों के साथ खड़ी रहती है। इनका चाल चरित्र ही ऐसा रहा है। इस तरीके से आरोप और प्रत्यारोप के दौर दोनों तरफ से लग रहे हैं। वही समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को दंगाइयों की सरकार कह रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग समाजवादी पार्टियों को आतंकियों की सरकार कह रही है। जी प्रशांत, देखा गया है कि जो लोकसभा चुनाव हुए थे इतना अच्छा रिजल्ट भाजपा को नहीं देखने को मिला है और साथ ही अभी तक उपचुनाव के अंदर भाजपा ने अपनी लिस्ट भी जारी नहीं की है और आज सीएम योगी आदित्यनाथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मिलने वाले, तो क्या उपचुनाव को लेकर चर्चा की जा सकती है? अब बिल्कुल देखिए उपचुनाव को लेकर चर्चा की जा सकती है। उत्तर प्रदेश से ही केंद्र की सरकार का रास्ता होकर जाता है, लेकिन इस बार जिस तरीके से जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ है वो एक मिथ्या टूट गया है कि भारतीय जनता पार्टी आधी सीटों पर सिमट कर रह गई थी। इसके साथ ही गठबंधन दलों का भी नुकसान हुआ है। तो निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस ने यहाँ पर जो है मजबूती पकड़ी थी। आज जो संघ प्रमुख के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात है, इसको लेकर उत्तर प्रदेश में जो 9 उप विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है उसको लेकर यहाँ विचार विमर्श हो सकता है। और अभी 2 दिन पहले ये कयास लगाए जा रहे थे और मीडिया में भी तमाम खबरें आ रही थी कि 9 में से 8 सीटों पर अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को टिकट दिया जा सकता है और एक पिछड़ा वर्ग को सीट जा सकती है। ये देखिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के पास फैसला लेने का अधिकार है और भारतीय जनता पार्टी इन सीटों पर जीत चाहती है। उसके कई कारण हैं, क्योंकि जो 2024 के लोकसभा चुनाव में यहाँ नुकसान हुआ वो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन में कांग्रेस ने पूरे देश में संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ का नारा दिया था। खासकर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुखिया ने पीडीएम पिछड़ा दलित और मुस्लिम का गठजोड़ यहाँ मजबूत किया था और इसमें खासकर जो दलित वोट बैंक जो बहुजन समाज पार्टी के पास ज्यादातर रहता है और उसके बाद वो खिसक कर भारतीय जनता पार्टी में चला गया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी केंद्र और राज्य की सरकार में जो यहाँ अनुसूचित जाति के आरक्षण को लेकर या नौकरियों में प्राइवेट सेक्टर में जाने को लेकर ये विरोध हुआ था, ऐसे में आरक्षण को छिन्न भिन्न करने की जो कोशिश की जा रही थी वो मुद्दा समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने उठाया और उसका फायदा हुआ कि लोकसभा चुनाव में उनकी जो है सीटें यहाँ बढ़ी और इसी बढ़त को लेकर समाजवादी पार्टी में काफी उत्साह है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी से वोट खिसक चुका है अनुसूचित जाति का, वो एक बार अपने पाले में लाने को लेकर फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ अनुसूचित वर्ग के लोगों को यहाँ टिकट में जो है महत्व देना चाहती है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। निश्चित तौर से देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है जातीय समीकरण क्षेत्रीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए प्रत्याशी उतारेगी। जल्द ही पार्टी के प्रत्याशियों की घोषणा हो सकती है और क्योंकि चुनाव जो है नामांकन कल ही समाजवादी पार्टी के लोगों ने कराया है और एक ही दिन बचा है, तो ऐसे में आज शाम तक जो है पार्टी के प्रत्याशियों की घोषणा हो सकती है। क्योंकि समय बहुत कम है, भारतीय जनता पार्टी लगातार इस पर मेहनत कर रही है और जहां जिन 9 सीटों पर चुनाव होना है वहां की जो जनता है जो मतदाता है वह भी पार्टी के प्रत्याशी की घोषणा होने का इंतजार कर रही है। कार्यकर्ता भी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि
प्रत्याशित कम समय में मिलेगा। निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी जो आज अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर सकती है। जी प्रशांत, चुनाव के बीच ये भी देखा जा रहा है कि पूर्व सांसद जो ब्रजभूषण सिंह है, उन्होंने ये कहा है कि जातिगत जनगणना भी कराई जाएगी और इसको राहुल गांधी नहीं करवाएंगे। वैसे लगातार देखा जाता है कि जो जातिगत जनगणना का जो सवाल है वो राहुल गांधी ही उठाते आते हैं। देखिए, जातिगत जनगणना की बात की जाए, राहुल गांधी ने नहीं उठाया है। इसको सबसे पहले जो है बहुजन समाज पार्टी की चीफ मायावती ने उठाया था जब उनकी सरकार थी, और उसके बाद क्योंकि केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने यह मांग पूरी नहीं की और यह मुद्दा जो है बाद में, क्योंकि कांग्रेस जब लगातार करारी हार मिलती चली आ रही थी तो समाजवादी पार्टी ने मुद्दा उठाया। उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर जो मुद्दा कांग्रेस ने उठाया है, अब ये जो उनका मुद्दा ही बन गया है निश्चित तौर से। तो ऐसे में जो कैसरगंज के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण है, उन्होंने कहा है कि जातिगत जनगणना कराई जाएगी, लेकिन इसे राहुल गांधी नहीं कराएंगे। निश्चित तौर से देखिए, केंद्र सरकार के पास ये अधिकार है, हालांकि राज्य सरकार भी इसे करा सकती है, लेकिन बिहार में जो परिणाम सामने आए हैं कि वहां जातिगत जनगणना जो नीतीश सरकार के द्वारा कराई गई थी उसमें विरोधाभास हुआ, उस पर रोक हुई। इसलिए केंद्र के पास ये पूर्ण रूप से अधिकार है कि जातिगत जनगणना कराए और आंकड़े निश्चित तौर से घोषित करे, ताकि जो जाति आधार पर आरक्षण मिल रहा है वो लोगों को मिल पाए। इसलिए ब्रजभूषण शरण जो है उन्होंने कहा है कि जाति जनगणना कराई जाएगी, और लेकिन ये जो है राहुल गांधी नहीं कराएंगे। भारतीय जनता पार्टी इस पे जो है, क्योंकि मुद्दा बहुत गर्म हो सकता है, आगामी चुनाव में नुकसान भी हो सकता है। जैसे अभी आरक्षण बचाओ और संविधान बचाओ के नारे से पूरे देश में कहीं ना कहीं जो नुकसान भारतीय जनता पार्टी को वोट बैंक का हुआ है, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की रणनीति बना सकती है कि जाति जनगणना की अलग जगह कर यहाँ पर 2027 का यूपी विधानसभा और अन्य राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव जीत सके। इसलिए शायद जो है पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण ने यह बयान जो जारी किया है, कहीं ना कहीं वो पार्टी में है और पार्टी के द्वारा इस तरीके की चर्चा चल रही होंगी, तभी उन्होंने जनता के बीच मंच पर यह बात कही है। जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कैबिनेट बैठक में युवाओं के रोजगार को लेकर बड़ा फैसला किया गया है। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने फैसले की जानकारी दी। आज की बैठक में युवाओं के रोजगार और जिले बदलने को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया है। कैबिनेट बैठक में युवाओं के रोजगार को लेकर बड़ा फैसला किया गया है। दिसंबर 2024 तक 1 लाख सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। सभी विभागों में मैन पावर बढ़ाया जाएगा। पीएससी और कर्मचारी चयन मंडल से प्रक्रिया शुरू होगी। स्वास्थ्य विभाग में 7,900 पद की स्वीकृति कर दी गई है। साथ ही जिला अस्पतालों से लेकर स्वास्थ्य केंद्रों के लिए स्वीकृति हुई है। मुख्यमंत्री ने विभागों से रोजगार की कार्य योजना मांगी है। सीएम ने कहा है कि अगले 4 साल की कार्य योजना बनाए, नए रोजगार के अवसर तैयार करने की कार्य योजना बनाए। वहीं बता दें कि 11 विभागों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। हथियार पूजा के बाद गोवर्धन पूजा में जिला प्रभारी मंत्री भी शामिल होंगे। वहीं कैबिनेट में मुख्यमंत्री ने इसे लेकर निर्देश दिए हैं। सभी मंत्री गौशाले में भी जाएंगे। कर सृजन के लिए जो हमारे 11 विभाग हैं जो रोजगार सृजन के लिए काम कर रहे हैं, एमएसएमई है, इस प्रकार के कई डिपार्टमेंट हैं, उनको अगले 4 साल के लिए कार्य योजना बनाने के लिए उनको निर्देश दिया गया है कि 4 सालों में वो कितने रोजगार के अवसर तैयार कर सकते हैं, जहां पर लोगों को ट्रेन किया जा सके अकॉर्डिंगली और उनको वहां पर प्लेसमेंट कराया जा सके। ये एक महत्वपूर्ण चर्चा आज के बैठक में रही है। और जो हमारी सरकारी डिपार्टमेंट हैं, सरकारी नौकरियां, दिसंबर 24 तक 1 लाख सरकारी नौकरियों की वैकेंसी में भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। एक बड़ी सुखद सूचना है बेरोजगारी को दूर करने के लिए और सरकारी विभागों में काम को और बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि मैन पावर की कमी विभागों के परफॉर्मेंस को प्रभावित करती है। इसलिए कैबिनेट ने समय समय पर कई पदों की स्वीकृतियां की हैं। उन स्वीकृतियों की भर्ती या तो पीएससी से होती है या कर्मचारी चयन मंडल से होती है। तो दिसंबर 24 तक 1 लाख सरकारी नौकरियों की भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए आज कैबिनेट ने तय किया है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ भोपाल से संवाददाता कृष्णा शर्मा जुड़ गए। कृष्णा, आज कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई है, तो कौन कौन से प्रस्तावों पर आज मोहर लगी है?
बिल्कुल, देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो युवाओं के लिए खुशखबरी है, क्योंकि अक्टूबर का महीना चल रहा है और 2 महीने दिसंबर के हैं, नवंबर और दिसंबर तक 1 लाख रोजगार देना है। तो निश्चित रूप से सरकारी भर्ती जो होगी 1 लाख युवाओं को रोजगार मिले, सबसे बड़ी बात है। कर्मचारी चयन मंडल आयोग के माध्यम से या अन्य माध्यमों से सरकारी नौकरियां दी जाएगी। जो खाली पद है वो जो उनकी जानकारी मांगी गई है, 11 विभागों को जिम्मेदारी दी गई है कि आप पता करिए कौन कौन से विभाग में पद खाली है, उनकी लिस्टिंग कीजिए और सरकार को दीजिए, और इसके बाद जो रिक्त पद हैं वो भरे जाएंगे। निश्चित रूप से युवाओं के लिए एक बड़ा मौका है और जो बड़ा अवसर सरकार ने प्रदान किया है। आज की कैबिनेट की बैठक में सबसे बड़ा मुद्दा यही रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि स्वास्थ्य विभाग को लेकर उन्होंने जो रिक्त पद हैं उनको भरने के लिए कहा है और जो स्वास्थ्य विभाग के उप केंद्र हैं उन्हें खोलने के लिए कहा गया है, जिलों में ये स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएं। तीसरी सबसे बड़ी बात है कि जो हमेशा से ग्रामीण अंचल की शिकायत रही है, कुछ क्षेत्रों की शिकायत रही है कि जिला जो मुख्यालय है वो उनके लिए दूर हो जाता है। तो अब जो ग्रामीण अंचल है, जो क्षेत्र है, जो जिला उनके नजदीक होगा उस गांव को वहां से अटैच किया जाएगा और इसके लिए सर्वे भी कराया जाएगा। अब अधिकारी गांव जाएंगे, क्षेत्र जाएंगे और पूरी सूची तैयार करेंगे, कौन से गांव को कौन से जिले में अटैच करना है, ये पूरी उसकी सूची तैयार होगी। इसके बाद जिले से अटैच किया जाएगा। सबसे बड़ी बात ये और दूसरी बात की जो 500 एक्ट के तहत जिन्हें जो बच्चियां के साथ दुर्व्यवहार होता है या व्यभिचार होता है, उनको जिला लेवल पे 10 लाख रुपए देने की बात कही गई है। तो निश्चित रूप से कई महत्वपूर्ण फैसले आज के कैबिनेट बैठक में हुए हैं। जी कृष्णा, आप हमारे साथ बने रहिएगा। भोपाल में प्याज के रेट अक्टूबर में 50 से 60 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं। आने वाले दिनों में प्याज और महंगा होगा। इस महंगाई से राहत देने के लिए नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया 35 रुपए में 1 किलो प्याज बेच रहा है। भोपाल और इंदौर में इसकी शुरुआत भी हुई है। शर्त यह है कि एक ग्राहक को एक बार में सिर्फ 2 किलो प्याज ही मिलेगा। मध्य प्रदेश में एनसीसीएफ ने प्याज की अच्छी खरीदी की है, जो अब ग्राहकों को सस्ते रेट में बेचा जा रहा है। शाखा प्रबंधन अर्पणा सिंह ने बताया कि भोपाल और इंदौर में सस्ते में प्याज बेचने की शुरुआत कर दी है। बाकी के शहरों में भी प्याज बेचने का प्लान है। भोपाल में इन जगहों पर बेच रहे प्याज एनसीसीएफ ने सस्ती ब्याज के लिए अरेरा हिल्स, 10 नंबर मार्केट, एमपी नगर समेत 5 जगह स्टॉल लगाई है। वहीं 11 नंबर बस स्टॉप के पास अरेरा कॉलोनी स्थित ऑफिस के सामने भी स्टॉल लगाया गया। यह वैन के जरिए प्याज पहुंचाया जा रहा है। 3 दिन में 200 क्विंटल से ज्यादा प्याज बिक चुका है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ भोपाल से संवाददाता कृष्णा शर्मा जुड़ गए। कृष्णा, देखा जा रहा है कि जो प्याज के दाम है वो बढ़ गए हैं, जिससे कि आर्थिक स्थिति पर, लोगों की आर्थिक स्थिति पर काफी प्रभाव पड़ेगा। मेरी आवाज आ पा रही है कृष्णा? बता दें कि अक्टूबर के अंदर जो प्याज के दाम है वो बढ़ गए हैं, जिससे कि लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अब आपको हम बता दें कि एनसीसीएफ ने कम दामों के अंदर प्याज की खरीदी कर सकेंगे। बता दें कि अर्पणा सिंह ने बताया कि भोपाल और इंदौर में सस्ते में प्याज बेचने की शुरुआत कर दी गई है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ भोपाल से संवाददाता कृष्णा शर्मा जुड़ गए। कृष्णा, अक्टूबर में जो प्याज के दाम है वो बढ़ गए हैं, जिससे कि जनता पर, आर्थिक स्थिति पर काफी प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए 50 से 60 रुपए, 70 रुपए प्याज के दाम है और ऐसे में सरकार की कोशिश है
कि जनता को कम दामों में प्याज मिल सके, इसलिए भोपाल और इंदौर में कम दामों पर एनसीसीएफ प्याज बेचने का काम कर रही है और 35 रुपए किलो जनता को यह प्याज दिया जा रहा है। हालांकि शर्त यह है कि सिर्फ एक बार में 2 किलो प्याज दिया जाएगा और अभी तक 200 किलो से अधिक प्याज 200 क्विंटल से अधिक प्याज बिक चुकी है और अलग अलग शहरों में इस तरह की योजना है कि प्याज सस्ते रेट में मिल सके, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बड़े व्यापारी हैं उन्होंने जमाखोरी की है। जमाखोरी के कारण प्याज लगातार महंगी होती जा रही है, इसलिए जो नेशनल कंज्यूमर फॉर्म है वो अब जनता को डायरेक्ट प्याज बेचेगा और 35 रुपए किलो में जनता को यह प्याज मिलने लगी है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बुलंदशहर में जान बचाने के लिए अस्पताल से लाया गया ऑक्सीजन सिलेंडर ही परिवार के लिए काल बन गया। ऑक्सीजन सिलेंडर फट गया। धमाका इतना तेज था कि 2 मंजिला मकान ध्वस्त हो गया। हादसे में पति पत्नी समेत 7 लोगों की मौत हो गई है। घटना के समय घर में 24 लोग मौजूद थे। दरअसल गुलावटी रोड की आशापुरी कॉलोनी में निवासी राजुद्दीन की पत्नी रुखसाना की तबीयत खराब चल रही थी। वह एक अस्पताल में भर्ती थी। उन्हें अस्पताल से घर में शिफ्ट किया गया। घर आने के बाद रुखसाना को सांस लेने में समस्या होने लगी। इस पर परिजन घर पर ही सिलेंडर से ऑक्सीजन लगाने लगे। सिलेंडर सेट नहीं हुआ और अचानक सिलेंडर में विस्फोट हो गया। सभी शवों को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। शवों को देखते ही परिवार में कोहराम मच गया। एक साथ 6 जनाजे उठे तो वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें छलक पड़ी। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सुरेंद्र सिंह भाटी जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वही काल बन गया है, मौत का कारण बन गया है, अभी क्या ताजा अपडेट है? बिल्कुल, सिकंदराबाद की जो आशा पूरी कॉलोनी है और इसमें जो एक धमाका हुआ, की जो वजह बताई गई वो सिलेंडर में वजह से धमाका हुआ है और उसकी वजह से जो कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। बताया गया है कि 19 लोग उस समय मौजूद थे घर में। उनमें एक जो उनकी जो रिलेटिव थी, महिला थी, वो भी आई हुई थी और उसकी तबीयत खराब थी। उसके पति ने बताया कि उसकी तबीयत खराब थी। 5 बजे के आसपास उससे बात हुई है और उसके बाद उससे संपर्क नहीं हुआ है। उसे करीब रात को उसको जानकारी मिली है कि घर में कोई धमाका हुआ है और सिलेंडर में धमाके की वजह से जो 2 मंजिला मकान था वो गिर गया और उसके लेंटर के नीचे करीब 19 लोग जो दब गए। सूचना पर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचता है और राहत बचाव कार्य बड़ी तेजी से किया जाता है और उन सभी को निकाला जाता है। हॉस्पिटल में करीब 8 लोगों को भर्ती किया जाता है जिनकी हालत गंभीर थी, लेकिन बाद में डॉक्टरों ने उन्हें 5 लोगों को मृत घोषित कर दिया। एक जो अन्य था उसकी भी हालत गंभीर थी, उसको भी बताया जा रहा है कि उसकी मौत हो गई है। अब एक ही परिवार से करीब 5 जनाजे एक साथ उठते हैं तो बड़ा गंभीर माहौल होता है। क्षेत्र में एक बड़े दुख की बात है, दुखद घटना है जिसका मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान लिया है। कल ही मुख्यमंत्री ने आदेश दिए थे कि जल्दी से जल्दी राहत बचाव कार्य में तेजी लाई जाए और जो परिजन है और इस दुख की घड़ी में सरकार उनके साथ है और उनको हर तरह की संभव मदद का आश्वासन सरकार की तरफ से दिया गया है। वैसे मौके पर कल ही शासन प्रशासन, डीएम, एसएसपी, पूरा पुलिस प्रशासन और राहत बचाव कार्य पहुंच चुका था। जी सर। जी, जैसे बताया जा रहा है कि 2 मंजिला मकान है वो ध्वस्त हो गया था जिसके अंदर काफी लोगों की तो मौत हो गई, तो अभी भी रेस्क्यू कार्य जारी है या और भी लोगों के मरने की पुष्टि हुई है? नहीं, बिल्कुल, अभी जो जानकारी मिली है कि सारे लोगों को सुरक्षित, जो 10 से 11 लोग हैं उनको सुरक्षित निकाल दिया गया है। 6 लोगों की मौत हो गई है। अभी शांति है और सभी जो अंतिम संस्कार करा दिया गया। जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इन 4 बड़ी खबरों में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ आवर के साथ। नमस्कार।